जन्म लेंगे, इनकलाब जन्म लेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने नजरें झुकाई इस तरह है कि उनको मैं नजर ही नहीं आ रही, उनको मेरा दर्द, उनको मेरे घर में उठे हुए 3 जनाजे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्हें इस तरह नजरें झुकाई है तो मैं उनको कहती हूँ कि थोड़ी सी नजरें उठा ले। मुझे आउट ऑफ द कोर्ट एक इंफॉर्मेशन थी कि सरदार जंग की जिद है कि सारे के सारे दिल बाइज्जत बरी हो, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि कोई भी सरदारों और वडेरों के खिलाफ उठने की जुर्रत ना करे। हमारे हौसले पस्त नहीं है, हम करबला से इंस्पायर हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंस्पायर हैं, हम हक और बातिल की ये जो जंग है उस पे हक के साथ खड़े हैं। इस निज़ाम पे 8 साल तक मैं चलती रही हूँ और 8 सेकंड्स के अंदर जज साहब फैसला सुनाते हैं कि 8 सेकंड्स में वो जस्ट एक लाइन के चले जाते हैं कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं समझती हूँ कि अभी कोई इखलाकी गैरत और जुर्रत बाकी नहीं रही कि कोई भी किसी भी वडेरे से वो पूछे। फकत ज़ाती और सियासी मफादात के साथ जुड़ी है ये पार्टी। 9 साल अपने चचा, वालिद और दादा का केस लड़ते हुए नंगे पांव अदालतों का सामना करती रहीं, लेकिन बदकिस्मती हमारे निज़ाम ने इनको इंसाफ नहीं दिया। मेरे बाबा सरदारी निज़ाम के खिलाफ खड़े थे जी ठीक है। और उनको बेदर्दी से कत्ल किया। उनका जो एक गिरता हुआ अलम था वो मैं थाम के खड़ी हो गई। अच्छा, इसका आगाज कहाँ से लड़ाई का हुआ था? क्या आप लोगों की उनके साथ कोई खानदानी दुश्मनी थी या कोई और मामला थे? तो इनको एक लाइसेंस मिल चुका कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। ये निज़ाम आपसे नहीं पूछेगा, आप इस निज़ाम के चहीते हैं। तो ये निकलते ही सेक्शन 144 लागू था दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, कंबर शहजाद कोट और दादू में। इन्होंने दादू से लेकर कंबर शहजाद कोट तक फायरिंग की है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं था। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। कौम की बेटी, कौम की उम्मीद, पाकिस्तान की लड़कियों के लिए हिम्मत और अज़म की मिसाल उमे रुबाब चांडियो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। 9 साल अपने चचा, वालिद और दादा का केस लड़ते हुए नंगे पांव अदालतों का सामना करती रहीं, लेकिन बदकिस्मती हमारे निज़ाम ने इनको इंसाफ नहीं दिया। एक बेटी जो दर-बदर रही, जो इस उम्मीद में दर-बदर रही कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे पाकिस्तान से अदालतों से इंसाफ मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती वो इंसाफ अदालतों से इनको ना मिला, बल्कि नवाबों को, सरदारों को, वडेरों को नवाजने वाला सिस्टम उनको बाइज्जत बरी कर देता है। आखिर ये सारा मामला क्या था? इस केस की बेस क्या थी? इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? उमे रुबाब चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमे रुबाब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप हिम्मत और अज़म की आला मिसाल हैं। लोग आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब आप अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए इंसाफ मांग रही हैं। उसके लिए दर बदर आप रही 9 साल, लेकिन बदकिस्मती से आपको इंसाफ ना मिला, लेकिन अब लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं इस वक्त। जी मेरे भाई, असल में ये केस, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं आपको, मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को आज से 8 साल कबल, ये 9वां साल है, बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसकी वजह बनी मेरे बाबा सरदारी निज़ाम के खिलाफ खड़े थे जी ठीक है। और उनको बेदर्दी से कत्ल किया। उनका जो एक गिरता हुआ अलम था वो मैं थाम के खड़ी हो गई। अब ये केस मेरे घर तक महदूद ना रहा। सिंध और पाकिस्तान के मजलूम तबके ने, मजलूम अवाम ने इस केस को अपना केस समझकर 8 साल परसू किया। बिल्कुल ठीक है। और सबकी नजरें इस केस पे जमी हुई थी कि मुमकिन है कि उमे रुबाब को इंसाफ मिले और अदालतों पे जो ये दाग लगा हुआ है वो धुल जाए। मगर फैसला इसके बरक्स आया और जो 8 मुजरिम थे, जो 8 जिनको अदालत खुद, यही अदालत मुल्जिम करार दे चुकी, जिन पे कॉग्निजेंस हुआ, जिनके लिए बताया गया कि ये मुलविस है, उनको यही अदालत कल वाले दिन कहती है कि वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि आम आदमी को क्या मैसेज मिला कि जुल्म और जबर के खिलाफ आप उठेंगे, किसी भी सरदार की ताकत को आप चैलेंज करेंगे, किसी भी सरदार को आप एक्सपोज करेंगे, तो जो ऑन स्पॉट फायरिंग करके आपके प्यार करते हैं उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। मतलब हमारे मुल्क में जो हथियार उठाता है वो यहाँ पे बाइज्जत समझा जाता है, बाकी जो कलम की जंग लड़ रहा है उनके साथ आपने ये देखा कि किस तरह का रिस्पॉन्स मिला हमारी स्टेट की तरफ से। तो मैं समझती हूँ कि ये अफसोसनाक एक फैसला आया है, मगर मेरी जो
जो उम्मीदें हैं वो अपनी समझे कि खुदा की ज़ात से तो जुड़ी है, और मैं अपनी जदोजहद पे यकीन रखने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये केस में फाइट करूंगी, अपेक्स कोर्ट में जाऊंगी, इस केस को इस फैसले को मैं चैलेंज करूंगी और इंसाफ लूंगी। ठीक है। अच्छा, इसका आगाज़ कहाँ से लड़ाई का हुआ था? क्या आप लोगों की उनके साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी या कोई और मामला थे, या सिर्फ आप सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ थे तो इसलिए आपके वालिद, चाचा और दादा की जान ली गई? देखिए, ये प्योरली जो मामला शुरू हुआ मेरे बाबा के साथ, ये दुश्मनी इसी से हुई। ये सरदार खुद भी इवन कोर्ट में भी एडमिटेड है कि जो है ये एनिमिटी सरदारों की हमारे साथ थी। वो कह रहे थे कि हमें इनसे रंजिश थी और ये इनके काम सही नहीं थे। एक मिसाल के तौर पर अगर ठीक है हम माने भी तब भी ये वाज़ेह हो रहा है ना कि सरदारों को हमसे मसला था। वो खुद जब एडमिट कर रहे हैं कि हमें इनके साथ मसला था, वो जब मोटिव खुद प्रूव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अदालत कह रही है कि ये मुलविस नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बहुत बड़ी ये बात है ये बताने लगी हूँ कि ये एविडेंस के तौर पे मैं अदालत में दे चुकी कि सरदार वडेरे जिन्होंने ये किया कराया, क्योंकि सरदार चांडियो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिटिंग एमपीए है, उसका भाई बुरहान चांडियो वो भी सिटिंग एमपीए है। एक की अबेटमेंट पे, एक की इंस्टिगेशन पे, ये अपने जो डिफेंस विटनेसेस लेके आए, उनकी जो गवाहियां हुई उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी इनकी गवाहियों की। मगर फिर भी मुझे नहीं मालूम कि अदालत ने इस तरह का एक फैसला दिया है जो कि मजलूमों के लिए समझे कि एक दिल पे वार है। मैं समझती हूँ कि ये काबिल कबूल फैसला बिल्कुल भी नहीं है। कानूनन मैं जानती हूँ कि मैं खुद एक वकील हूँ, तो इस फैसले को मेरा दिल भी नहीं मुतमईन, ना ही कानूनन में इस पे जो है मुतमईन हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इसको चैलेंज करके अपेक्स कोर्ट में जाऊंगी। ये उम्मीद रखती हूँ कि 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं है। हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं, जो अपेक्स कोर्ट्स हैं, वो इसको कंसीडर करेंगी मेरी रिक्वेस्ट को, और इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा। अच्छा, अदालत ने किस चीज़ को बेस बनाया इनको बाइज्जत बरी करने के लिए, जबकि तमाम, जैसे आपने बताया कि तमाम सबूत आपके पास मौजूद थे? जी देखिए, एक मिसाल दी जाती है यहाँ पे कि हमारा कानून जो है वो च्युइंगम की तरह है। अब जज का जो माइंड सेट है कि वो किस तरफ उस च्युइंगम को खींचता है, आया कि वो डिफेंस जो साइड है उनको फेवर देता है या कंप्लेनेंट साइड को फेवर देता है। ये एक आमतौर से तासुब दिया जाता है कि हमारे जजेस का कुछ जजेस इस तरह होते हैं जिनके कन्विक्शन माइंडेड होते हैं, जो और कुछ होते हैं एक्विटल माइंडेड। तो ये है कि वो इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तशरीह कैसे करते हैं उस कानून की। तो यही है कि उसका जज साहब ने जिस तरह से ये फैसला दिया, मैं तो समझती हूँ कि मुझे आउट ऑफ द कोर्ट एक इंफॉर्मेशन थी कि सरदार चांडियो की जिद है कि सारे के सारे दिल बाइज्जत बरी हो, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि कोई भी सरदारों और वडेरों के खिलाफ उठने की जुर्रत ना करे, क्योंकि जो उठेगा तो जो फायरिंग करके किल करते हैं उनको भी हम बाइज्जत बरी कराने की हैसियत रखते हैं। मतलब कि ये निज़ाम समझे कि ये इस निज़ाम पे 8 साल तक मैं चलती रही हूँ, और 8 सेकंड्स के अंदर जज साहब फैसला सुनाते हैं कि 8 सेकंड्स में वो जस्ट एक लाइन के चले जाते हैं कि प्रोसिक्यूशन फेल्ड। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ा सवाल निशान है, और उसमें रिव्यू जो है मैं जाऊंगी, और मैं समझती हूँ कि हमारे जो आला इदारे हैं इस पे नोटिस लें, हमारी अपेक्स कोर्ट्स जो है वो इस पे नोटिस लें और मुझे इंसाफ फराहम करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अदालत से जब इनको बाइज्जत बरी किया गया तो इनका क्या रिएक्शन था, और क्या वो सोचते हैं, क्या कोई पैगाम आया आपको उसके बाद? यकीनन वाज़ेह पैगाम मिला मुझ समेत जो पूरी सिंध है उसकी आवाम को, कि जब ये इनको बाइज्जत बरी का अल्फाज सुनाया गया, तो ऐसे समझे, अगर इस फैसले को मैं समराइज करूं तो इनको एक लाइसेंस मिल चुका कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जिस तरह चाहें कर सकते हैं। ये निज़ाम आपसे नहीं पूछेगा, आप इस निज़ाम के चहीते हैं। तो ये निकलते ही सेक्शन 144 लागू था दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, कंबर शहजादकोट और दादू में। इन्होंने दादू से लेकर कंबर शहजादकोट तक फायरिंग की है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं था। ये हैरासमेंट क्रिएट
करते चले गए। सब अवाम जो है उनमें एक हैरासमेंट का माहौल बना दिया ताकि सबको एक पैगाम मिले कि भाई आज के बाद जरूरत नहीं करना, 8 साल भी आप अपनी जवानी की, अपने बचपन की अदालतों में देंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मगर फिर भी हमारे हौसले बुलंद है, हमारे हौसले पस्त नहीं है। हम करबला से इंस्पायर है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंस्पायर है। हम हक और बातिल की ये जो जंग है उसमें हक के साथ खड़े हैं और हमें यकीन है बीइंग अ मुस्लिम कि अल्लाह की जात जो है वो हक के साथ खड़ी है। कोई कितना भी ताकतवर हो पर खुदा की जात से ज्यादा ताकत नहीं रखता। मेरा ईमान है कि आप अपनी जदोजहद करें, आप 100% दें और उसके बाद फिर देखें कि बेगुनाह खून कभी भी रायवान नहीं जाते। क्या ये लोग अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं? यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको हैरत लगेगी कि अभी भी उनको ऑन कर रही है। की चैंपियन बनती है, वो तो कहते हैं कि हम जमहूरियत वाले लोग हैं, तो क्या वहाँ से आपके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ साथ आपके? मैं शुरू से कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं एक बेटी इंसाफ के लिए निकली हूँ और एक कॉज के लिए निकली हूँ कि सरदारी निजाम हमें सिंध में नहीं चाहिए। अब पीपल्स पार्टी इसके ज़िम्मे में आ रही है, उसकी वजह आप देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या नारा था कि हम सरदारी और वडेरे सिस्टम को नहीं मानते। मगर आप आज देखें और हक का फैसला करें कि हर एक वडेरा, हर एक सरदार, हर एक जागीरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। अब कोई इस ज़िम्मे में आ रहा है तो यकीनन उस पर तनकीद होगी। अगर उनको लगता है कि भाई हम जो है जमहूरी पार्टी है तो उनको ये चाहिए कि इस पे एक्शन लें और सरदारों और वडेरों को खुद से दूर करें, मगर नहीं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वडेरों ने हाईजैक कर रखी है बदकिस्मती के साथ। मैं समझती हूँ आज जुल्फिकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती तो आज सिंध में माहौल कुछ और होता, आज इन वडेरों से पूछा जाता। मगर आज बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा और उल्टा सरदारों और वडेरों के साथ मुझे हरास तो किया ही किया है। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं किसी भी बहन बेटी को देखता हूँ तो मैं नज़रें झुका लेता हूँ, सर झुका लेता हूँ उसकी इज्जत के लिए, उसके तकद्दुस के लिए। आपने बिलावल भुट्टो साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी के किसी बड़े ओहदेदार से राब्ता किया इस केस के मामले में? आसिफ जरदारी साहब ने नजरें झुकाई इस तरह है कि उनको मैं नजर ही नहीं आ रही। उनको मेरा दर्द, उनको मेरे घर में उठे हुए 3 जनाजे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्हें इस तरह नजरें झुकाई है तो मैं उनको कहती हूँ कि थोड़ी सी नजरें उठा ले और देख ले कि सिंध की बहन बेटियां नंगे पांव इंसाफ के लिए दर बदर है और आपके वडेरे जागीरदार अलल ऐलान सरेआम फायरिंग करके उनको हैरास कर रहे हैं और आप कोई भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ सिंधियों की ये गैरत है कि अपनी बहन बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं समझती हूँ कि अभी कोई इखलाकी गैरत और जुर्रत बाकी नहीं रही कि कोई भी किसी भी वडेरे से वो पूछे। फकत जाती और सियासी मफादात के साथ जुड़ी है ये पार्टी, जिस पे मैं फकत अफसोस ही कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैंने बिलावल जरदारी को अप्रोच करने की कोशिश की थी, तहरीक अल्तवा जमा करवाई थी, जिसमें मैंने अपनी सारी चीजें, बिलावल साहब को जब पता चला कि मैं इस तहरीक अल्तवा मेरी वजह से जमा करवाई गई है तो वो सेशन को अटेंड करने ही नहीं पहुंचे। और सबको पता है कि वो सेशन अटेंड किया था शाजिया आतामरी ने। मैंने उनको एक एक चीज विद प्रूफ बताई थी कि ये देखें, आप कह रहे हैं कि हम ये सब जुडिस मैटर है और हम साइड पे हैं, हम किसी भी वडेरे को ऑन नहीं करते, ये कोर्ट का मैटर है। तो फिर मैंने कहा कि आप कोर्ट में ही डिसाइड होने दें। ये 4-5 चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पार्टी उनको ऑन कर रही है, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, वो मेरे खिलाफ बयानात दे रही है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि आप उनके साइड पे खड़े। तो उस पे शाजिया तामरी के अल्फाज थे कि हमें अफसोस है आपकी जो है इस बात पे हम अफसोस करते हैं कि इस तरह से हुआ है, आज के बाद नहीं होगा। मगर वो सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट थी। उसके बाद भी आप देखें कल ज़ियाउल अंजार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो केस पे एक अपना ओपिनियन दिया है उससे वाज़ेह आपको नजर आएगा कि ये सरदारों और वडेरों की साइड पे ही खड़े और उनको ही ऑन करते हैं। सिंध की आवाम से उनका कुछ मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं, लोग इस वक्त हमदर्दी में आपके साथ खड़े हुए हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। लोग अपनी बेटियों को जब मिसाल के तौर पर बहादुर बनने का मशवरा देते हैं तो वो कहते हैं कि रुबाब चांडियों को देखो, वो किस तरीके से अपने बाप, अपने चचा और अपने दादा के लिए, इंसाफ के लिए डट कर खड़ी होगी, अदालतों का नंगे पांव चक्कर लगाती रही। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सारे सफ़र में आपके साथ कौन खड़ा रहा, आपके लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो क्या थी 9 साल? मेरे साथ मैं समझती हूँ कि अल्लाह की ताकत है। जब आप हक और सच पे डट के खड़े होते हैं, जालिम का मुकाबला करते हैं,
تو آپ کے موقف کو قدرتی ایک سپورٹ ملتی ہے اور لوگوں کے دلوں پہ وہ چیز اثر کرتی ہے جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے لیے کئی مراحل ایسے آئے جو بہت مشکل تھے ایک بیٹی کے لیے. ویسے بھی چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے, باپ کے بغیر زندگی بسر کرنا بہت مشکل رہتی ہے. اور اس دوران میں نے جو اسٹرگل کی وہ میرے لیے بہت بہت سمجھے کہ ایک ٹارچر سا, اگر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا, اذیت ناک ایک سفر رہا. مگر میرے لیے کل جو وہ فیصلہ آیا وہ بہت مشکل فیصلہ تھا, اور مجھے اس طرح لٹرلی محسوس ہوا کہ میں نے آج اپنے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے, کیونکہ یہاں کا قانون, یہاں کا انصاف, یہاں کا عدل کا نظام مجھے انصاف دینے سے انکار کر چکا. مگر پھر بھی میں نے اپنے حوصلے بلند رکھے ہیں, کیونکہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کروں گی کہ میری انسپریشن امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. تو انشاءاللہ میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گی. اس میں میری اگر جان چلی جاتی ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ان وڈیروں کو واضح پیغام ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گی. لاسٹ, اس سارے سفر میں آپ نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی, اس کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً میں نے عدالتوں کو وہ مان دیا. اب بھی میں عدالتوں کو مان دیتی ہوں کیونکہ میں قانون جانتی ہوں, میں آئین جانتی ہوں, میں عدالتوں کو مقدس سمجھتی ہوں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, مگر عدالتوں نے جو جس طرح مجھے رسپونڈ کیا, میں نے تو وہ ایک احترام, میں عدالتوں کو اپنی ماں کی جگہ پہ رکھتی تھی. میں نے ہمیشہ سے یہ واضح کہا کہ عدالتیں کسی بھی وڈیرے جاگیردار کی ہوتا کی نہیں ہیں, ان کے باپ کی جاگیریں نہیں ہیں. مگر انفارچونیٹلی عدالتوں کی طرف سے کچھ الگ ہی پیغام دیا گیا مجھے. مگر پھر بھی میرے حوصلے پست نہیں ہیں, میرے حوصلے بلند ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمر باب, آپ کے قیمتی ٹائم کا. بالکل جی, عدالتیں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہیں, عدالتیں انصاف کے لیے ہیں, اور عدالتوں میں انصاف کرنے والے جج جو ہیں, انصاف کرنے والے منصف جو ہیں, وہ خدا کی تعریف ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں, ہمارے اس نظام میں وڈیروں کو پریورٹی دی جاتی ہے, بڑوں کو پریورٹی دی جاتی ہے, سیاستدانوں کو پریورٹی دی جاتی ہے. اگر کوئی غریب عدالت میں انصاف کے لیے اپیل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے, اس کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. عمر باب جو پچھلے 9 سال سے اپنے باپ, دادا اور چچا کے انصاف کے لیے, قتل کے انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی تھی, ایک بیٹی جو کہ ننگے پاؤں عدالتوں میں جاتی تھی, اس امید کے ساتھ کہ عدالت کا ایک احترام ہے, میں اس عدالت میں ننگے پاؤں جاؤں گی اپنے باپ کے انصاف کے لیے, اپنے دادا کے لیے انصاف کے لیے, اپنے چچا کے انصاف کے لیے, تو شاید مجھے عدالت انصاف دے دے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارا عدالتی نظام اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ انصاف غریب کے لیے نہیں ہے, امیر کے لیے موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ خود کو جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ان کے مرڈرر تھے, جو ان کے قاتل تھے, وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ان کو نوٹس کر دیں یا ان کو پارٹی سے باہر نکال دیں. انصاف کے لیے کیا ہونا چاہیے, پاکستان کا انصاف کا نظام کیسے بدل سکتا ہے, کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اور کیا واقعی یہ قوم کی بیٹیوں کے لیے عمر باب ایک مثال ہیں, ان کے لیے بھی ایک لائن ضرور لکھیے گا. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.